नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध ने भारत के लिए गंभीर कूटनीतिक और आर्थिक चुनौती पैदा कर दी है। ईरान का हमला दिखाता है कि यूएस की दोस्ती सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। चीन की मदद और उकसावे के बिना, चाहे वो कितना भी समझदारी भरा क्यों ना हो, ईरान अब तक कभी नहीं टिक पाता। युद्ध के बाद ईरान चीन को एक और बड़ा मौका देगा। हमें चीन के दबदबे वाले एशिया के लिए तैयार रहना चाहिए। चीन के अपने मुद्दे हैं और अंकल सैम इस इलाके में और चीन के लिए भी आग भड़काना चाहेंगे। लंबे समय में भारत को बहुत चिंता करनी होगी। इसमें कोई शक नहीं कि वेस्ट एशिया में स्मार्ट जियोपॉलिटिकल शतरंज खेला जा रहा है। इस महायुद्ध में भारत की पोजीशन क्या होनी चाहिए, क्या भारत की रणनीति उचित है, तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सुरक्षा विशेषज्ञ और जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट जितेंद्र ओझा जी। जितेंद्र ओझा जी, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है आपसे कि आखिरकार ये जो ईरान अमेरिका इजराइल महायुद्ध का रिजल्ट आप क्या देखते हैं? देखिए, इस युद्ध के बाद बहुत सारे दूरगामी परिणाम होंगे इस युद्ध के। पहली बात आप देखिए कि बहुत सारे मॉरल स्टैंडर्ड्स खत्म हो गए हैं। जिस तरीके से सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया जा रहा है, जिस तरीके से नुकसान हो रहा है, ईरान निश्चित रूप से बहुत हद तक तबाह होगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, और बहुत हद तक तबाह हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दो बातें आपने खुद कही कि अमेरिका की मित्रता जो है वो सुरक्षा की गारंटी नहीं है। ये बात जो है वेस्ट एशिया के बहुत सारे देश समझने लगे हैं। तीसरी बात यह है कि अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है वो भी ख़राब हो रही है कि एक रिस्पॉन्सिबल पावर होने के बावजूद जिस तरीके से वो अटैक कर रहा है, जिस तरीके से वो हरकत कर रहा है, वो लग रहा है कि वो इस ग्लोबल ऑर्डर की स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि इस तमाम युद्ध के बाद चीन का दबदबा बढ़ने वाला है और चीन की जो स्ट्रेटेजिक साइकी है उसके लिहाज से मैं कहूँगा कि दुनिया को बहुत चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि चीन हमेशा विश्वास करता है कि सारी दुनिया को सब्जुगेट करें और एक हान नेशनलिज्म, हान जेनोफोबिक सुप्रीमेसी की जो उसकी सोच है उसको लेके बहुत चिंता करने की ज़रूरत है। तो आखिरकार इसका भारत पर क्या असर होगा मैं समझूंगी, लेकिन हम पहले अभी जियोपॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं। हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव से समझते हैं आपसे कि इस युद्ध का दुनिया पर आप क्या असर देख रहे हैं। और इसी के साथ जुड़ा मेरा सवाल है, क्या कुछ ऐसा हो सकता था कि यूनाइटेड स्टेट्स, ईरान, इजराइल, भारत मिलकर ये जो युद्ध है इस वक्त उसे रोक पाते? देखिए, हो सकता था, ऐसी बात नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ कि ईरान की जो रजीम है, थियोक्रेटिक रजीम है, बहुत आइडियल या परफेक्ट रजीम नहीं है। उससे ईरान के लोग भी बहुत दुखी थे। लेकिन जब ईरान की बात आती है तो देखिए, ईरान की समस्या मैं कहता हूँ कि अमेरिका के जियोपॉलिटिक्स या सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की फेलियर है या इंपीरियलिस्टिक एजेंडा की फेलियर है। वो मसद्दक के ज़माने से ईरान में इंटरफेयर करते रहे। रज़ा पहलवी की सरकार आई, वो सरकार ठीक थी कुछ मामलों में, लेकिन वो उसे हमेशा फॉरेन एजेंट समझा जाता रहा। और जब ये रेवोल्यूशन हुआ तो मैं समझता हूँ कि उसमें लिबरल लोग भी थे, लेकिन ये थियोक्रेटिक फोर्सेस ने जो ज़्यादा ऑर्गेनाइज थी उन्होंने टेक ओवर कर लिया। तो एक देखा जाए कि ईरान की पूरी समस्या की जड़ में अमेरिका की फेल्ड इंपीरियलिस्टिक एम्बिशंस क्या हैं, जो भी कहें, वो दिक्कत है। युद्ध रोका जा सकता था। मैं समझता हूँ कि अमेरिका की डेमोक्रेसी में पिछले 15-20 वर्षों से काफ़ी कुछ कमी नज़र आ रही थी। डिसफंक्शनल इंस्टीट्यूशन, उनके इरोजन, हर जगह वो गलत स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कि आप देखिए कि वो पहले तो वो टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, फिर वॉर ऑन टेररिज्म में अपनी ताकत कम कर लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि एक जो कवर्ट वॉर का मकसद होता है, देखिए उसमें मॉरल नहीं जाना है, उसका मकसद होना चाहिए, बड़ा पावर है कि कैसे हम जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट को शेप करें। तो इजराइल के पास बहुत ज़्यादा जो है कवर्ट वॉर का एक टैक्टिकल इंटेलिजेंस बहुत अधिक है। वो स्पेक्टेकुलर अटैक कर सकते हैं, वो मारने की उनकी क्षमता है। अमेरिका ने सोचना बंद कर दिया है, क्योंकि ताकत इतनी अधिक है कि वो दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, वो मोरालिटी को दरकिनार कर दिया है। तो अगर वो ये दोनों पावर जो चाहते कि स्मॉल तरीके से कैसे जो है साइंटिफिकली वहाँ के साइकी को शेप करें, कवर्ड तरीके से किस तरीके से इसकी सरकार को कम कोलैटरल डैमेज के साथ जो है इसको रोकते, तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स साइंस है, जनता के समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं उनको पता चलेगा। आखिरी में आपने पूछा भारत का, तो पूरा इकोसिस्टम में आप देखें कि चीन की जो एक ओपेक अथॉरिटेरियन सिस्टम के साथ वो मजबूत हो गया, रशिया अपने जगह पे खड़ा है, इस्लामिक ज़ोमोफोबिया अपनी जगह पे खड़ी है, अमेरिका की डेमोक्रेसी डिक्लाइन कर गई। भारत अपने तमाम अच्छी बातों को कहने के बावजूद न तो ग्लोबली इकोनॉमिक और मिलिट्री या टेक्नोलॉजी के
के क्षेत्र में अपनी क्षमता के अनुसार आ पाया है। आप देखें कि भारत के लोग सारी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज में सीईओ हैं। भारत से छोड़ने के बाद वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भारत के अंदर बहुत ज़्यादा, बहुत भयंकर कमी है जो हमारी ग्रोथ को ट्रिपल करके रखे हुए है, और इस वजह से मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया जो है एक तरीके से उसका बैलेंस खराब हो गया है, जहाँ वायलेंस के चांसेस बहुत अधिक हो गए हैं। लेकिन मैं इस चीज़ पे आपसे बिल्कुल, टोकना चाहूँगी, लेकिन भारत जो है वो दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो हम ये पहली जो बारी या उपलब्धि तो दूसरी है। बड़ी नहीं, देखिए आप जो है ना, ये मैं सोचता हूँ कि हमारे लोगों के सोचने का तरीका रोक दिया गया है। हाँ। हम पहली बड़ी और दूसरी बड़ी होने के काबिल थे, चाइना के बराबर थे हम 70 के दशक में। वही मैंने कहा कि ये दिक्कत आज नहीं है, ये किसी पार्टी की दिक्कत नहीं है। मैं कोई पॉलिटिकल पोजीशन लेके नहीं कह रहा हूँ। मेरा लक्ष्य आपके पिछले डिस्कशन में कहा भारत और भारत और भारत है। जब भारत इतने बेहतरीन साइंटिस्ट पैदा कर सकता है, भारत इतने बेहतरीन सीईओ पैदा कर सकता है, तो ये क्या वजह है कि चीन के मुकाबले हम इतने कमज़ोर हैं? कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्थाओं में कमी है, और हमें इस कॉम्प्लेसेंसी में नहीं आना है। हमें देखना है कि हमारी क्षमता क्या है, हम कहाँ तक जा सकते हैं। क्या इसके पीछे आपको लगता है कि चाइना की एक तो विस्तारवादी नीति है, किसी से छिपी नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर वहाँ पर एक राष्ट्रपति ने फैसला ले लिया, उसको मानना ही पड़ेगा वहाँ की जनता को। और भारत में डेमोक्रेसी है, यहाँ पर विरोध होता है, सरकारों को फैसले लेने पड़ते हैं अच्छे उम्मीद के साथ, लेकिन उसे रोल बैक भी करना पड़ता है विरोध की वजह से। ये तो नहीं। ये क्या एक नहीं, देखिए डेमोक्रेसी में आपको और इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। मैं आप सब्जेक्ट से डाइग्रेस कर रहे हैं, लेकिन आप देखें कि जब रिस्क लिया अब्राहम लिंकन ने, कितने लोग थे जो इमेंसिपेशन एक्ट था, जो स्लेवरी को अबॉलिश करने वाला एक्ट था, कितने लोग थे जो उनके साथ में थे? बहुत लोग नहीं थे। मेजॉरिटी शुरुआत में उनके खिलाफ थी। कोशिश किया। तो देखिए आप जो है अपना सत्ता भी बचाएं, अपनी कुर्सी भी बचाएं, अपनी पोजीशन भी बचाएं, और उसके बाद चाहें कि हो जाए, वो नहीं होता है। मैं समझता हूं कि भारत में राजतंत्र की सबसे बड़ी बुनियाद यही होनी चाहिए कि आप त्याग के लिए तैयार रहिए। तो हमारा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि महायुद्ध में ईरान अब तक कैसे टिका हुआ है? क्या ईरान को पता नहीं है अमेरिका के सामने ज़्यादा समय तक लड़ना संभव नहीं है? देखिए एक बात जान के रखिए कि ईरान बहुत पुरानी सभ्यता है। कई दफ़े ये हुआ हाल के दिनों में कि ईरान जल्दी सकम कर गई। जून में भी जो अटैक किया अमेरिका ने, तो सकम कर गई। तो लेकिन दुनिया को ये भी पता है कि क्या हुआ अमेरिका के सामने वियतनाम का। वियतनाम के लोगों की विल पावर इतनी थी कि 50,000 लोग कहते हैं कि अमेरिकी सैनिक या तो घायल हुए या मारे गए, और अमेरिका को भागना पड़ा। इराक में भी देखिए कि वो अमेरिका युद्ध कंक्लूड नहीं कर पाई, कहाँ कितनी इंस्टेबिलिटी आई। अफ़गानिस्तान में देखिए कि इतने साल 20 साल रहने के बावजूद अमेरिका युद्ध कंक्लूड नहीं कर पाई, जाना पड़ा। तो कभी कभी होता है कि तमाम मिलिट्री पावर्स के बावजूद बहुत बेहतरीनतम स्ट्रेटजीज़ हैं वॉरफेयर के आपके पास, बहुत आधुनिकतम हथियार है आपके पास। मेरे एक पेपर में भी मैंने इसको लिखा हुआ है इरेगुलर वॉरफेयर पे, और वो बहुत ही वेल रेड पेपर है अपने कैटेगरी में, कि कभी कभी तमाम स्ट्रेटजीज़ के बावजूद इरेगुलर वॉरफेयर में या इस किस्म के वॉरफेयर में आपके हथियार के बावजूद लोगों की विल पावर, जो अपने आप को सेक्रीफाइस करने का जज्बा है, वो कभी मजबूत होता है। लेकिन इस युद्ध में एक और चीज़ देखें कि कहीं ना कहीं कोई ट्रिगर इम्पैक्ट हुआ है कि इस बार ईरान जो है सेक्रीफाइस करने के बावजूद वो खड़ा हुआ है। दूसरा, चीन की तरफ से निश्चित रूप से चीन और रूस की तरफ से कुछ न कुछ मदद जरूर मिल रही है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि ये दोनों ताकतें चाहती हैं कि अमेरिका को वो एक्सपोज करें और अमेरिका को की ताकत इतनी कम कर दें कि अमेरिका मजबूर हो जाए इस क्षेत्र से एग्जिट करने के लिए। चीन हमेशा से कह रहा है कि अमेरिका को अटलांटिक के दूसरी तरफ रहने की ज़रूरत है, अफ्रीका और एशिया से अमेरिका को चले जाने की ज़रूरत है। तो देखिए ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बना है, लेकिन इसके बावजूद इस युद्ध की वजह से हुआ क्या कि ये जो कभी कभी युद्ध का बड़ा एक असर होता है कि वो रैलिंग पॉइंट बन जाता है, आपको भीतर से वो इतना मोटिवेट कर देता है। तो युद्ध का एक असर हुआ है कि उसने ईरान के लोगों में उनका आत्मसम्मान जगा दिया है, विल पावर जगा दिया है, और सेक्रीफाइस करने का जज्बा है वो आज ज़्यादा है बजाय कि आज से 6 महीने पहले कितना कई कम वीडियो था। सर्कुलेट भी हो गए हैं कि कई ईरानी नागरिक हैं जिनके घर तबाह हो गए, और वो कह रहे हैं कि हमारे अब घर में कोई नहीं बचा, लेकिन हम शहीद होने के लिए तैयार हैं। और जो चीन की आपने बात की उसमें ये भी जानकारी मिल रही थी कि आखिरकार ईरान कैसे एकदम एनर्जी सेंटर्स पर सटीक हमला कर रहा है खाड़ी देशों के। तो कहीं ना कहीं क्या आप मानते हैं कि सैटेलाइट इनपुट मिल रहा है? देखिए जब युद्ध की शुरुआत हुई तभी हमसे कई दफ़े पूछा गया चैथम हाउस रूल्स के भीतर डिस्कशन से कि कब युद्ध खत्म होगा। तो मैंने कहा कि चीन का ज़रूर रोल होगा। हम लोग तो एंटिसिपेट करते हैं, कभी इन्फॉर्मेशन तो होती नहीं है कि कौन कैसे किस सिचुएशन में एक्ट कर सकता है। मैंने स्ट्रेटेजिक साइकी की भी बात की, तो मैंने कहा चीन आएगा। चीन अमेरिका के बराबर तो नहीं है, लेकिन चीन ने बहुत रिमार्केबल एडवांसेस की है। हम इसे ISR टेक्नोलॉजी कहते हैं, इंफॉर्मेशन सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस।
तो इसमें चीन की बहुत एडवांसमेंट्स हुई हैं, तो कहीं ना कहीं चीन उनको दे रहा है कुछ ना कुछ। कई जगह संभव है कि रशिया फ्रंट एंड कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों पावर्स जो हैं इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। अब सवाल ये भी है कि क्या किसी भी देश को जीतने के लिए ज़मीनी युद्ध ज़रूरी है, चूँकि अमेरिका तैयारी कर रहा है ज़मीनी युद्ध लड़ने की, तो ईरान से अमेरिका का जीतना क्या संभव होगा? डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए अफ़गानिस्तान में हुआ क्या कि मैंने लिखा भी है, मेरे इंटरव्यू में है कि आईएसआई अमेरिका के साथ भी थी और अमेरिका के खिलाफ भी थी, कि अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट में बहुत ज़्यादा उन दिनों दुर्भाग्य बहुत सारे उनके लोगों की हत्या हुई, जाने गई। उसके बावजूद उनका मानना था कि आईएसआई जो है उसका डबल रोल रहा, और कुछ हद तक जो अमेरिका की डिफेंस फोर्सेस थी वो लोग बहुत ही नाराज है आईएसआई से। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका की सरकार के इस्टेब्लिशमेंट में आप देखें कि आईएसआई को फिर रोल मिला है। पाकिस्तान अभी भी इस युद्ध में मीडिएटर बन के काम कर रहा है अमेरिका से, तो ये इनका बड़ा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है जो हमें पता नहीं चल पाता है। तो वो एक रहा, लेकिन अमेरिका को जाना पड़ा, युद्ध कंक्लूड किए बगैर जाना पड़ा। जहाँ तक ईरान का सवाल है, मैं समझता हूँ कि अगर चीन और रशिया की तरफ से मदद मिलता रहा और उन्होंने अमेरिकन सैटेलाइट को ब्लाइंड करने की भी कैपेसिटी है चीन को कि किसी स्पेसिफिक एरिया पे, तब मुश्किल होगा। ये अभी इस समय कहना मुश्किल है कि बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, लेकिन हाँ ये संभव है कि अमेरिका अगर युद्ध में आता है, हालांकि इजराइल की भी अपनी बहुत अलग इनोवेशन है, इजराइल की इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान में नहीं थी, इजराइल की अपनी ताकत है, लेकिन इजराइल के भी बहुत सारे लीडर्स हैं, उनका मानना है कि नेतन्याहू साहब ने इजराइल की मिलिट्री, टेक्नोलॉजिकल और इंटेलिजेंस प्रोवेस का दुरुपयोग किया है और इजराइल कमज़ोर हो रहा है। तो ये इक्वेशन कैसे इवॉल्व करता है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये एक सेकेंड में कंक्लूड करूंगा, ये मान के चलना कि अमेरिका जीतेगा इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। अमेरिका की हार संभव है, लेकिन अभी इक्वेशन ऐसा है कि किस करवट ये ऊँट बैठेगा कहना हमारे लिए संभव नहीं तो है। आप ये उसमें संकेत निकाल रहे हैं कि जिस तरीके से सीज फायर का ऐलान किया गया, पहले 7 दिन, फिर उसे एक्सटेंड 10 दिन किया गया, फिर पाकिस्तान को मीडिएटर बनाया गया, तो ये आप इन संकेतों को डिकोड कर रहे हैं और ये मानते हैं कि ट्रंप के लिए ये कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी है और वो भाप रहे हैं कि बहुत मुश्किल है युद्ध जीतना? हाँ बिल्कुल, देखिए युद्ध जीतना तो इतना आसान नहीं होगा, खास करके जब एडवर्सरी इस तरीके से डिटरमिन्ड है। और उनके खिलाफ भी एक बहुत बड़ा अभी मूवमेंट देखने को मिला है अमेरिका की सड़कों पर, दूसरे देशों में उनकी नीतियों, और सबसे बड़ा मुद्दा तो इसमें यही रहा था कि ईरान के खिलाफ अब अनावश्यक युद्ध में कूद पड़े हैं। बिल्कुल, आप देखिए कि कितने कम खर्च के ये ड्रोन ईरान इस्तेमाल कर रहा है। उसको हर एक ड्रोन को रोकने के लिए जो है वो 20 से 40 हज़ार डॉलर के ड्रोन है, और उनको 4 से 5 मिलियन के ये टमाहॉक मिसाइल्स उसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है, इंटरसेप्ट करना पड़ रहा है। तो कुछ भी क्यों ना हो, अमेरिका और इजराइल दोनों की जो ताकत है वो काफ़ी डिप्लीट हो रही है इस युद्ध की वजह से। मैंने युद्ध के थियोरी के बारे में एक दफ़े और कहा है, ये अभी की बात नहीं है, 2019 में भी कहा है कि देखिए इसके 3 एक प्रिंसिपल्स होते हैं, कार्डिनल प्रिंसिपल होते हैं। कोई युद्ध आपने बहुत अधिक मटेरियल या ह्यूमन कॉस्ट पे जीत भी लिया तो वो जीत का आनंद भी हार के बराबर होगा। आप देखिए कि द्वितीय युद्ध के बाद क्या होता है कि ब्रिटेन जो है, ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम, उसकी क्या हालत हो गई, कहाँ वो इतना सुपर पावर वहाँ से कहाँ नीचे चला आया। तो इस वजह से आप नेपोलियनिक वॉर्स को भी देखें कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होने के बावजूद सेटबैक उनको लगते हैं। तो अमेरिका बहुत मजबूत है, लेकिन इस युद्ध के में उसकी ताकत कम होगी। इजराइल निश्चित रूप से ईरान जो है निश्चित रूप से बहुत तबाही झेलेगा। शायद चीन को ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन अमेरिका जो है इस युद्ध से कमज़ोर हुए बगैर नहीं रह सकता। और इजराइल का जो आपने जिक्र किया, एक इंटरनल रिपोर्ट भी सामने आई थी इजराइल के जो वहाँ पर चीफ है सेना के, उन्होंने कहा था कि हमारी सेना कमज़ोर हो रही है और ख़ासतौर पर युवाओं को झुकाव जो वहाँ पर नहीं हो रहा है, चूँकि कई मोर्चे पर इजराइल लड़ता रहा है और इसीलिए युवा नहीं चाहते कि वो ज्वाइन करें आर्मी। तो ये भी एक इजराइल की सच्चाई है। लेकिन वापस अब अगर ईरान को हम समझें तो ईरान में इतना असंतोष है, बावजूद इसके अभी तक क्रांति जैसी स्थिति नहीं दिख रही है। तो क्या जनता ईरानी सेना की हार का इंतज़ार कर रही है? बिल्कुल नहीं, 2 मुद्दे हैं इसमें। देखिए, पहले जनता तो बड़ी विवश है, लाचार है। ईरान की जो ये रजीम है, IRGC हो या उनकी मिलिट्री हो, वो बहुत ज़्यादा उनके पास मिलिट्री पावर है। भारत जैसा नहीं है ना कि आंदोलन के लिए लोग आ गए तो वो सरकार उनके सामने झुक जाएगी। वो उसके सामने नहीं झुकने वाले हैं। कई हज़ार लोगों की उन्होंने हत्या की अभी हाल में जो एजिटेशन हुए। दूसरी बात आप ये देखिए कि जो बाहर से अटैक हो रहा है, तो अटैक तो पूरे ईरान पे हो रहा है। ईरान के स्कूल के बच्चों की हत्या हुई। जिन ईरानी खिलाड़ियों ने कभी
फुटबॉल के मैच में या दूसरे मैचेस में या वॉलीबॉल के मैच में राष्ट्रीय गान गाने से मना कर दिया, वो स्कूल के बच्चियों का बैग लेके आ रहे हैं। तो जो सिविलियन पे अटैक इन्होंने किया, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने ईरान की जो ये थियोक्रेटिक रजीम है उसकी लेजिटिमेसी बढ़ा दी, उसकी लोकप्रियता बढ़ा दी। और बाहर से कोई भी अटैक होता है तो भीतर के लोग हमेशा एक होकर रहना चाहेंगे। तो ये अटैक देखें कि ट्रंप साहब जब एनर्जी पे अटैक करना चाहते हैं, पानी पे अटैक करना चाहते हैं, इंटरनेट को अटैक करना चाहते हैं, तो अटैक सरकार पे नहीं कर रहे हैं, पूरे ईरान देश के ऊपर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ईरान की जो जनता है, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनके लिए संभव नहीं है कि वो अमेरिका के साथ खड़े हों या इस सरकार के साथ खड़े हों। तो हालात उन्होंने टोटली रिवर्स कर दिया है कि अगर उनका ऑब्जेक्टिव रजीम चेंज करना है तो ये ठीक उल्टा हुआ। और इस वजह से मैं कहता हूँ कि वॉर का ये बहुत ही रेकलेसली और बहुत ही इमेच्योर वॉर का ये साइंस है जो उन्होंने किया है। लेकिन ट्रंप का एक हाल ही में बयान आया था, उसको मैं आपसे समझूंगी, बिल्कुल। उसके मायने अगर आप हमें समझा पाए। उन्होंने कहा था कि हमारा मकसद था कि रिजीम चेंज करना। अब जो नई रिजीम है वो काफ़ी सॉफ्ट है, बातचीत बेहतर तरीके से चल रही है, तो वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ट्रंप साहब जो है उनकी बात पे वो कब क्या कहेंगे उनको खुद पता नहीं होता है। सुबह में कुछ और कहते हैं, शाम कुछ और कहते हैं। और बहुत साल पहले मुझे याद है कि कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी, तो उनका मानना था कि ट्रंप साहब का जो है साइकोलॉजिकल एक ओरिएंटेशन कुछ अलग है, वो नॉर्मल नहीं है। तो वो इसे डिसेप्शन या मिसलीडिंग को भी वो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर शायद कर रहे हैं। जो भी बात कह रहे हैं उनकी बात को भरोसा में नहीं लाया जा सकता। लेकिन जो बात आपने कही, मैं समझता हूँ कि उन्होंने इस्लामिक रेडिकलिज्म को, उन्होंने थियोक्रेसी को एक नया लीज ऑफ फ्रेश लीज ऑफ लाइफ दे दिया है। कई जगह जो है शिया और सुन्नी के बीच में डिफरेंसेस कम हो रहे हैं। तो जहाँ तक पब्लिक सेंटिमेंट है, मैं समझता हूँ कि पब्लिक सेंटिमेंट अमेरिका के खिलाफ है, पूरे वेस्ट एशिया में इजराइल के खिलाफ है। और इजराइल के भी आपने एक और, मैं आपने पूछा नहीं फिर भी मैं बताता हूँ कि उनके जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उनके जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके जो फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ है, बहुत सारे लोगों का मानना है और उन्होंने पब्लिकली कहा कि ये युद्ध जो है इसकी स्ट्रेटजी के रूप में कि बहुत ही गलत तरीके से लड़ा जा रहा है और इस युद्ध से इजराइल का बहुत नुकसान होगा। तो देखिए, कभी कभी मैं अल्जीरिया का भी कई दफ़े उदाहरण दे चुका हूँ कि आप युद्ध तो जीत जाते हैं, बैटल तो जीत जाते हैं, कुछ लोगों की हत्या भी कर देते हैं, लेकिन युद्ध का मकसद जो है वो आप हार जाते हैं। तो ये एक नज़र आ रहा है इस युद्ध की वजह से। क्या फिर ईरान का हाल गद्दाफी जैसा होगा, इराक जैसा होगा? देखिए, अभी तक गद्दाफ़ी के पास क्या था कि बड़े लॉयलिस्ट के जरिए उन्होंने एक फ्यूडल किस्म का सिस्टम कर रखा था, जहाँ पे उनके जितने लॉयलिस्ट थे वो लॉयलिस्ट उनके साथ थे। ईरान की जो स्ट्रक्चर थी पिछले 30-40 साल में, उन्होंने एक बड़ा इलेबरेट स्ट्रक्चर किया है। तो इतने देर में तो गद्दाफ़ी बिखर चुके थे, लेकिन 30 दिन से अधिक ईरान चला हुआ है। तो अगर ये स्प्लिंटर होता भी है तो दिक्कत होगी, लेकिन मुझे लगता है कि जो प्रोफेशनल या रोबोट स्ट्रक्चर्स हैं वो अगर स्प्लिट हो जाए तो दूसरी बात है। लेकिन ईरान गद्दाफ़ी के मुकाबले ज़्यादा ऑर्गेनाइज और ज़्यादा कोहेसिव इंस्टीट्यूशनल एपरेटस है ईरान में, मेरा मानना है ये। इसके अमेरिका की साख बहुत कम हुई है, 3 लेवल पे कम हुई है। पहले लेवल पे कि अमेरिका को जो एक जिम्मेदार पावर माना जाता था कि वो ह्यूमैनिटेरियन तरीके से काम करती है, वो उसकी क्रेडिबिलिटी ख़राब हुई है कि अमेरिका एक रिस्पॉन्सिबल पावर नज़र नहीं आ रहा है ट्रंप के ज़माने में। दूसरा, इस वॉर को ट्रंप साहब की अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो लिखी उन्होंने, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि शॉर्ट स्विफ्ट एंड डिसाइसिव वॉर। ये बात उनके सिक्योरिटी स्ट्रेटजी से पहले मैंने आज से 7 साल पहले लिखा हुआ है और कहा हुआ है कि शॉर्ट स्विफ्ट, ये वॉर शॉर्ट स्विफ्ट और डिसाइसिव नहीं है। मिनिमम कोलेट्रल डैमेजेस की बात कर रहे हैं, उनके ट्रुप्स पे है, उनके कॉस्ट भी उनका वॉर का अधिक हो गया है। तो वॉर वेजिंग कैपेसिटी भी वो नहीं रही। तीसरा, उनकी ये क्या हुई है कि जो उनके साथ में जो अलाइज हैं, उन अलाइज को भी लग रहा है कि अमेरिका की दोस्ती एक स्ट्रेंथ होने के बजाय एक लाइबिलिटी है। ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, हमारे जैसे लोगों ने, हम लोगों ने मार्च के फर्स्ट वीक में ही कहा कि चीन के मदद से ईरान जरूर अटैक करेगा, इस साइकोलॉजिकल मैसेज को देने के लिए कि अमेरिका की दोस्ती कोई गारंटी नहीं है सिक्योरिटी की। चौथा जो है कि जो ग्लोबल ऑर्डर इमर्ज कर रहा है, उस ग्लोबल ऑर्डर में निश्चित रूप से चाइना आज की तारीख में तमाम उसकी कमियों के बावजूद अमेरिका के मुकाबले ज़्यादा रिलायबल एलाई या पार्टनर नज़र आ रहा है और इस रीजन में उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। कि कुल मिला के मैं समझता हूँ कि कितना भी ट्रंप साहब क्यों न कहें, उन्होंने अमेरिका को एक बहुत लंबा झटका दिया है, बहुत साइकोलॉजिकल झटका दिया है और अमेरिका की क्रेडिबिलिटी को ईरान ने नहीं, ट्रंप साहब ने बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया। और ये आज ही मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी कि ट्रंप के पार्टी के अंदर ही ट्रंप के खिलाफ अब आवाज़ें उठने लगी हैं इस युद्ध की वजह से। और वो ट्रंप जो ये वादा करके चुनाव में आए थे कि जो अफगानिस्तान में हमने देखा कि अमेरिकन सैनिक का क्या हाल हुआ है, अब कोई भी सैनिक है वहाँ नहीं जाएगा, युद्ध नहीं लड़ेगा अलग, वो अब
वहाँ सैनिकों को युद्ध में उतार रहे हैं। मैं एक बात कहूँ आपसे, अगर मैं कहूँ कि हार्ट की बड़ी स्पेशलिस्ट सर्जरी कीजिए, हाँ। आप कर पाइएगा? आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन हो तब भी नहीं कर पाइएगा। तो जो युद्ध का साइंस है या expert जियो होना पॉलिटिक्स की चाहिए। साइंस है, हाँ। वो ज़बरदस्त साइंस है और वो किताब पढ़ने से नहीं होती है। कौन लोग कितने इन्वॉल्व हैं, कितने जानते हैं, कितने उनके सक्सेसेस हैं, फेलियर्स हैं, और कुल मिला के एक्यूमुलेटेड इंस्टीट्यूशनल विजडम क्या है। तो मैं समझता हूँ कि एक और बात जो हमेशा से मैं कह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी का ये मॉडल बहुत ऑब्सोलीट हो चुका है। हमें नए मॉडल पे जाने की ज़रूरत है, जहाँ जियो पॉलिटिक्स और स्टेट क्राफ्ट की मैं जो बात कर रहा हूँ, गवर्नेंस की मैं बात कर रहा हूँ, कि जो हालात दुनिया में है, जितनी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुई है, जी। जितना इंटीग्रेटेड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है, तो पूरी साइंस जो स्टेट क्राफ्ट की है उसको एक अलग लेवल पे आने की ज़रूरत है, जहाँ वॉर को और इसको बहुत साइंटिफिकली और ह्यूमन तरीके से लड़ा जाए। ट्रंप साहब ने बहुत बंगल किया है, अगर आप देखा जाए तो अमेरिका की इंटेलिजेंसिया बहुत उनके खिलाफ आवाज़ उठा रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक अच्छी चीज़ हो कि इसके बावजूद अगर अमेरिका बेहतर हो और दुनिया बेहतर हो, ये मौका है हमारे पास सोचने का युद्ध के बाद, तो शायद कुछ चीज़ें अच्छी भी आएँ पूरी दुनिया के लिए। चलिए, तो अमेरिका की बात रही, लेकिन अब जरा हम भारत की रणनीति की बात कर लेते हैं इस महायुद्ध में। तो ये रणनीति आपको भारत की कैसी लगती है अब तक की, और भारत की संतुलित कूटनीति, भारत इस क्षेत्र में एक स्मार्ट खिलाड़ी के रूप में क्या आपको दिखता है इस वक्त पर? देखिए, भारत हमेशा से वेस्ट एशिया में एक स्मार्ट खिलाड़ी रहा। जब इजराइल के साथ हमारे डिप्लोमेटिक टाइज नहीं थे, तब भी इजराइल के साथ हमारे बिहाइंड द सीन बहुत अच्छे रिलेशनशिप हुआ करते थे। हाँ, ये जानी हुई बात है। लेकिन थोड़ी सी हम उतने स्मार्ट नहीं नज़र आ रहे हैं आज की तारीख में। दो वजह है इसकी, और ईरान की भी मैं बात कर रहा हूँ कि 1979 के बावजूद, ईरान में होने के बावजूद, मैं तो कई मल्टीलैटरल फोरम में जो थोड़ा बहुत मेरा अनुभव रहा है, कुछ डिटेल में नहीं कहूँगा, ईरान के लोगों से हमेशा हमारे अच्छे संबंध रहे। हम दुनिया की अकेले ऐसी शक्ति थे, ये कीजिएगा, याद रखिएगा, दुनिया के अकेले ऐसे शक्ति थे जिसके ईरान हो, सऊदी अरेबिया हो, इजराइल हो, तमाम लोगों से हमारे अच्छे संबंध थे। बीच बीच में ओआईसी और पाकिस्तान को कभी कभी नेचुरली हमें शक था कि अमेरिका के इशारे पे कभी कभी कुछ ताकतें हमारे खिलाफ चली जाती थी। तो हाल में निश्चित रूप से मैं मोदी जी की बहुत तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने सऊदी के साथ, यूएई के साथ, सबके साथ अच्छे संबंध बनाए, लेकिन और अच्छे हो सकते थे, मैं ये भी मानता हूँ। दूसरी बात मैं कहूँगा कि इस अच्छे संबंध होने के बावजूद हम इसे हार्नेस नहीं कर पाए। जब चाबहार में हमारा पोर्ट था, या जब हम अमेरिका के प्रेशर में हमने ईरान से ट्रेड बंद कर दिया, वो हमारी एक साइकोलॉजिकल वीकनेस थी। हमें सर में आंख डाल के बिना कॉन्फ्रंटेशनल हुए अमेरिका को भी कहना चाहिए था कि देखिए, रूस हो या ईरान हो, इन दोनों देश जो है हमारी जियोपॉलिटिक्स के लिए बहुत मजबूत है, और इसकी क्यों नहीं कर पाए, तो मैं समझता हूँ कि एक उसकी स्ट्रेटेजिक वजह रही। टैक्टिकल तो ठीक है, टैक्टिकली हम ठीक ठाक कर रहे हैं, उतने बुरा नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट कि हमने ईरान से ट्रेड करना बंद कर दिया। जो रुपीज़ में ट्रेड हो रहा था, बहुत ही डिस्काउंटेड ऑयल हमें मिल रहा था। लेकिन गलती यहाँ पे हुई, जैसे मैंने कहा कि हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हमारा डेमोक्रेटिक या गवर्नेंस का मॉडल या इंडोक्रेटिक मॉडल कोई होता जो मजबूत होता, जिसको फॉलो करने के लिए रशिया और ईरान भी कुछ मजबूर होते, हम उनको भी कुछ नच कर सकते थे, वॉर के जरिए नहीं, परसुएट कर सकते थे। तो वहाँ पे हमारी बहुत बड़ी फेलियर है। मैं कहता हूँ कि स्ट्रेटेजिकली बहुत बड़ी फेलियर है, लेकिन उसके बावजूद भारत के गुडविल बहुत अधिक है इस रीजन में, और निश्चित रूप से कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, लेकिन हमें कॉम्प्लेसेंट होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो स्टेट क्राफ्ट के अध्ययन करता हूँ, पहले तो प्रैक्टिस किया। मैं सोचता हूँ कि हमें अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए, और ये हमें क्यों मिलता है कि हम अंडर परफॉर्म नहीं कर सकते, हम अपने घर के भीतर नहीं देख सकते, और दुनिया को भी ये रियलाइज़ करना चाहिए कि जो अमेरिका हासिल नहीं कर सकता, जो चीन हासिल नहीं कर सकता है, भारत में वो पोटेंशियल है, और वो पोटेंशियल हम रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए सिर्फ हम जिम्मेदार हैं। लेकिन नई रणनीतिक समूह यानी कि न्यू जो जियोपॉलिटिकल ग्रुपिंग, अगेन नए रणनीतिक समूह यानी कि न्यू जियोपॉलिटिकल ग्रुपिंग, क्या भारत अब क्षेत्रीय समूह का हिस्सा बनकर अपनी भूमिका को और प्रभावी बना रहा है? देखिए, हम किसी से कॉन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहते, ये हमारे हित में है, और ये बात आज नहीं है, ये हमेशा से इस जगह रही, आज से 5-7 साल 10 साल पहले भी रही, कि उस रीजन में हम अकेले पावर थे कि था। अब सवाल है कि हम किसी ग्रुपिंग वगैरह के में आने के बजाय हम अपनी ताकत को बढ़ाएं, हम अपनी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाएं। हमारी तमाम इंटरनल कमियों के बावजूद देखिए, जब बाहर की बात आती है तो हमारी क्रेडिबिलिटी है, हम किसी को मजबूर नहीं करना चाहते। अब श्रीलंका में देखें कि श्रीलंका में चाइना ने बहुत इन्वेस्ट किया, हमारे खिलाफ उनको भड़काया, लेकिन जब उनके पास क्राइसिस आई तो भारत अकेला देश था जो उनके साथ खड़ा रहा। आप देखें कि नेवल एक्सरसाइज हुए, और अभी भी हमने ऑयल वहीं हम पहुंचाया, हमने नेवल एक्सरसाइज, हाँ बिल्कुल, नेवल एक्सरसाइज की बात करें तो देखिए, सब कुछ होने के बावजूद हमारी एक क्रेडिबिलिटी है।
है। और ये क्रेडिबिलिटी आज नहीं, मैं 1971 की बात कहता हूँ कि 1971 में भारत जाता है, लेकिन वहाँ जाके अपना कुछ एजेंडा साबित करने के बजाय वहाँ के लोगों को मजबूत करता है। ये हमारे डीएनए में है, कि हमारे डीएनए में है, हमारे इसमें है। तो हमें क्या करना चाहिए कि देखिए, हमारे दो तरीके हैं कि हम जो है अंडर परफॉर्म करके नहीं रह सकते हैं। ये अंडर परफॉर्मेंस जो गवर्नेंस या नेशनल सिक्योरिटी पे या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पे है या इंस्टीट्यूशनल कमी पे है, वो हमारे इंटरनल मामला है। लेकिन ये इंटरनल मामला अगर रहता है तो हमारी बाहर की चीज़ें भी ख़राब होंगी, और इंटरडिपेंडेंट इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में हम अंडर परफॉर्म करके घर के अंदर छुप के रह नहीं सकते। तो हमारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको सोचने की ज़रूरत है, और दुनिया को भी लगना चाहिए कि देखिए, मजबूत भारत सभी के हक में है। और भारत जो है, मैं समझता हूँ कि बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल पैदा कर सकता है। और ये सिर्फ युद्ध रोकने के लिए भी नहीं ना, वही मैं कह रहा हूँ कि युद्ध रोकने के लिए भी नहीं, अंदर और बाहर की, मैं स्टेट क्राफ्ट की मैं बात जो कर रहा हूँ, अंदर से ताकत को बढ़ाएं और बाहर से इंगेज करें, किसी से डरे नहीं, किसी के पिछलग्गू बनने की कोशिश मत करें। जो हमारी मॉरल स्ट्रेंथ है, जो हमारी कॉन्शियंस है, जो उचित और अनुचित क्या है भारत को मालूम है, उसको लेके सभी से ऐसी बात करें। हमारा मकसद यही होना चाहिए कि नुकसान किसी का नहीं हो। हम तो जब वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो हम में तो पैरोकिलिज्म है नहीं, हम तो एक ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं जिस वर्ल्ड ऑर्डर में सारे लोग डिग्निटी के साथ रह सकें। तो भारत अगर ग्लोबल साउथ का भी लीडर है तो चाइना के साथ भी बात करें, इनके साथ भी बात करें, लेकिन बात करने से बात बनती नहीं है। जब तक आपकी ताकत नहीं है, मिलिट्री ताकत नहीं है, टेक्नोलॉजिकल ताकत नहीं है, इकोनॉमिक ताकत नहीं है, और निश्चित रूप से सही जगह पे गुडविल या कनेक्ट डिप्लोमेटिक प्रोविस नहीं है, तो सिर्फ आपकी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। तो इस बात को भारत रियलाइज करे, और मैं समझता हूं कि भारत को शॉर्ट टर्म में भी नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करने की ज़रूरत है। मैं बार बार कहता हूं कि एक मजबूत भारत पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए और स्थायित्व के लिए बहुत आवश्यक है। क्या भारत को चीन के दबदबे वाले एशिया के लिए तैयार रहना चाहिए? जैसा आपने एक यहाँ पर संकेत दिए कि अब जो है वो चीन के लिए उभार आने वाला समय है, इस युद्ध के बाद तो कम से कम ऐसे ही दिखता है। निश्चित रूप से चीन का दबदबा बढ़ रहा है, और चीन के बहुत सारे बड़े स्पेशलिस्ट स्किल हैं, और चीन के स्पेशलिस्ट स्किल से इससे नहीं कि चीन बड़ा पावर हो गया तो हमें तैयार रहना है। चीन की एक स्ट्रेटेजिक साइकी है, और चीन की साइकी यही है कि वो नहीं चाहते कि दुनिया में कोई भी ताकत, कोई भी देश उसको चैलेंज कर सके। वो एक हायरार्किकल सर्विट्यूड में विश्वास करते हैं। चाइन की जो कन्फ्यूशनिज्म की जो फिलॉसफी है वो क्या है कि आप अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान कीजिए, और वो समझता है, चीन समझता है कि वो भारत के मुकाबले या किसी और के मुकाबले वो इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, टेक्नोलॉजिकली, गवर्नेंस वाइज एक सुपीरियर पावर है। तो वो चाहेगा कि वो हायरार्की में हमें कहीं नीचे पोजीशन करने की कोशिश करे। तो देखिए, कभी भी ये जियोपॉलिटिक्स में ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती, बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो चीन का दबदबा जरूर बढ़ेगा, और चीन की एक और ताकत होती है डिसेप्शन, स्टेल्थ, कवर्ट वॉरफेयर में चीन बहुत आगे है। आप देखिए कि दुनिया में जहाँ जहाँ गया है, बर्मा को आप देखिए, म्यांमार को देखिए कि सारे लोग लड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ के सारे क्रिटिकल रिसोर्सेज चीन के पास जा रहे हैं। आप DRC में देखिए, अफ्रीका में देखिए कि वहाँ के तमाम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन चीन का फ़ायदा हुए जा रहा है। तो एक अलग साइंस है, ये एक अलग कॉम्प्लेक्स विद्या है जो मीडिया में या डिप्लोमेसी में या मिलिट्री में भी वो नहीं आती। तो चीन की ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। तो चीन को भारत इसके लिए तैयार ही नहीं रहना चाहिए। भारत अपने आप को इस तरीके से तैयार करे कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, कैसे हम चीन के साथ, कैसे हम अमेरिका के साथ, कैसे हम खाड़ी के देशों के साथ, कैसे हम जापान के साथ, कैसे ग्लोबल साउथ के साथ बनाएं। और ये सिर्फ बात कहने से नहीं होती है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइंस है। और ये साइंस जो है, हमारी एजुकेशन सिस्टम, हमारे इंस्टीट्यूशन का जो तरीका है, वो इस साइंस को आने नहीं देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि भारत के स्टेक होल्डर्स अगर सोचे तो भारत में इतनी प्रतिभा, इतनी काबिलियत, इतना टैलेंट, इतना कमिटमेंट, इतना पैशन, सब कुछ होने के बावजूद बचा हुआ है कि हम इस साइंस को इवॉल्व करें और सबकी मदद करें। कि अगर मजबूत दुनिया होती है, मैं कहता हूँ कि स्टेट क्राफ्ट बढ़ना चाहिए। ये संभव है कि ईरान को भी ठीक किया जा सकता था, ये संभव है कि इजराइल को भी ठीक किया जा सकता है, ये संभव है। उन लोगों में क्या दिक्कत है? आप देखिए कि इजराइल में सब कुछ होने के बाद ज्यूइश का एक ऐसा तबका है जो बहुत ही ठगिश है, बहुत ही उतना ही रेडिकल है, उतना ही अग्रेसिव है, उससे भी तो खतरा है, इस्लामिक वर्ल्ड में भी है। और ट्रम्प साहब का क्या मानना है कि भाई हम तुम्हारे ऑयल को भी ले लेंगे, इसको भी ले लेंगे, उसको भी खत्म कर लेंगे। एक इंपीरियलिस्ट, कॉलोनियल, वाइट सुप्रीमेसिस्ट की थॉट प्रोसेस है। तो इन तमाम चीज़ों से दुनिया खराब होगी। तो भारत को ये बताना चाहिए कि तमाम टेक्नोलॉजिकल पावर के बावजूद हम भी अपने आप को बनाएंगे, उस एरिया में फोकस करेंगे और बेहतर दुनिया के हम सबसे बड़े एम्बेसडर बन सकते हैं, ग्लोबल एम्बेसडर बन सकते हैं।
और ग्लोबल एक लीडर भी बन सकते हैं। और बिल्कुल ये ग्लोबल लीडर की जो आपने बात की, विश्व गुरु, उसको लेकर लगातार चर्चा भी होती रही है, उस तरफ कदम भी बढ़ते रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया हमें बारीकियाँ इस युद्ध और उसके आगे होने वाले परिणाम, उसके इम्पैक्ट के बारे में बताने के लिए।